गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम द रिलेशनशिप ऑफ पुरुष एंड प्रकृति अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों में क्या संबंध है, लेकिन उससे पहले दर्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दर्शन के लिए फिलोसफी जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। द टर्म फिलोसफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स wisdom. So, philosophy means love of wisdom. Philosophy जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से हुई है, जिसमें से फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इसलिए दर्शन का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम। फिक्टे ने फिलॉसफी को परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू फिक्टे, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन ज्ञान का एक ऐसा साधन है जिसमें सभी तरह के अनुभवों को शामिल किया जाता है। अनुभव एक व्यक्ति को अथवा एक व्यक्ति के लिए ज्ञान का स्रोत होते हैं और अनेक तरह के अनुभवों से व्यक्ति अनेक तरह के ज्ञान की प्राप्ति करता है। एक व्यक्ति के लिए ज्ञान का प्रमुख स्रोत इंद्रियों से प्राप्त अनुभव होता है। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो सांख्य दर्शन का हमारे जो भारतीय साहित्य है उसमें अधिक महत्व है। भारतीय साहित्य में अगर हम दर्शनों की बात करें तो दर्शन को आगे क्लासिफाई किया गया है फर्दर टू टाइप में, थिस्ट एंड एथिस्ट, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन जिनकी रचना की थी कपिल, न्याय दर्शन जिसको रचित किया था कणाद और गौतम, योगा और योग दर्शन सेज पतंजलि, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी और वेदांता की बादरायण ने रचना की थी। अगर एथिस्ट फिलॉसफी की अगर हम बात करें नास्तिक दर्शनों में, तो नास्तिक दर्शनों में जैन फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। तो ये आस्तिक दर्शन ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, और नास्तिक दर्शन ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में अर्थात उसकी सत्ता में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार ईश्वर कुछ नहीं है। बात करें सांख्य फिलॉसफी की तो सांख्य फिलॉसफी भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांख्य फिलॉसफी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी रचना किस तरह से हुई, किन किन तत्वों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना। सांख्य दर्शन के लेखक कपिल मुनि ईश्वर के अस्तित्व में हालांकि विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार केवल प्रकृति और आत्मा वास्तविक चीजें हैं जिनके मेल से संसार बनता है। ये दोनों ही अनादि और अमर हैं। प्रकृति और तत्व, तत्व मीन्स पुरुष, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। बात करें सबसे पहले प्रकृति की। प्रकृति स्वभाव से अचेतन है और पुरुष
स्वभाव से चेतन है। प्रकृति को जड़ भी, अचेतन मीन्स जड़ है। प्रकृति पुरुष से एक अलग तत्व है। इन दोनों के गुण आपस में परस्पर विरोधी होते हैं। प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, अर्थात त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक मीन्स इसमें 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम। जबकि पुरुष निर्गुण है, पुरुष में एक भी तत्व विद्यमान नहीं। प्रकृति अविवेकी है। प्रकृति का ज्ञान विषय है, जबकि पुरुष ज्ञाता है। प्रकृति सामान्य है, जबकि पुरुष प्रत्येक शरीर में भिन्न होता है। प्रकृति सत्व, रज और तम से बनी हुई है, जो कुछ संख्याओं के अनुसार भोग्य है। क्योंकि सत्व, रज और तम सुख दुख मोह रूप हैं, इसलिए वे किसी भोक्ता की अपेक्षा रखते हैं। और इनको भोग करने वाला कौन है? पुरुष। यहाँ पे पुरुष ईश्वर को कहा गया है। द नेचर ऑफ पुरुषास। पुरुष के बारे में अगर हम बात करें, द सांख्य इज अ ड्यूलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा की रूप में अगर हम देखा जाए तो सांख्य जो है एक द्वैतवादी दर्शन है। ये द्वैतवादी दर्शन इसलिए है क्योंकि इसमें पुरुष और प्रकृति 2 तत्वों पर फोकस किया गया है। द पुरुषा इज अ कॉन्शियस सब्सटेंस एंड प्रकृति इज अनकॉन्शियस सब्सटेंस। पुरुषा मीन्स जीवा, आत्मा and Brahm. Purusha is different from mind, body, intellect, senses, ego, etc. It needs not be proved. पुरुष को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, because it is presupposed in all proof, क्योंकि ये सभी प्राणियों में पहले से ही विद्यमान रहता है। सांख्य फिलॉसफी में मेन जो फोकस किया गया है वो किया गया है कि सांख्य फिलॉसफी में ऐसे कौन से तत्व दिए गए हैं जिससे मिलकर हमारा पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो पुरुष और प्रकृति को मिलाकर 25 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये 25 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले पुरुष, उसके बाद प्रकृति, प्रकृति को मैटर भी कहा जाता है। प्रकृति से फिर महद जो इंटेलिजेंस है उसकी उत्पत्ति होती है, और इंटेलिजेंस से सेल्फ सेंस अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से आगे मन, ज्ञानेंद्रियां, नॉलेज सेंसेस, कर्मेंद्रियां, एक्शन सेंसेस, तन मात्राएं और पंच महाभूत। तो मन की अगर हम बात करें तो मन हमारी ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हमें मन से होती है, और कर्मेंद्रिय इसलिए है क्योंकि मन हमें हर एक कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? जैसे आंख, नाक, कान,
स्किन और हमारी जो टंग। आँख से हमारा क्या कार्य होता है? किसी वस्तु को देखना। नाक हमारा किसी भी पदार्थ की जो स्मेल है उसके बारे में या जो गंध है उसके बारे में बताता है। हमारी जीवा का क्या कार्य है? किसी भी खाद्य पदार्थ का टेस्ट किस तरह का है वो हमें बताना। हमारी त्वचा क्या कार्य करती है कि हमें किस तरह से जो हमारे जो वस्तु है वो हमारी स्किन के साथ अगर टच करती है तो उसका स्पर्श हमारे लिए किस तरह का होता है? ठंडा है, गर्म है या वो अन्य भाव रखता है। कान, तो कान हमारे लिए क्या करते हैं? सुनने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हम इन इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। कर्मेंद्रियां किन अंगों से या किन इंद्रियों से हम कार्य को करते हैं? तो इसमें मुख, हाथ, पैर, मल, निष्कासनेन्द्रिय और प्रजनन इंद्रिय। मुख से हम क्या कार्य करते हैं? अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं। हाथ से हम क्या काम करते हैं? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हाथ से हमारे हाथ होगा तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। पैर हैं तो पैर से हमारी जो मूवमेंट है वो होती है एक्सक्रिएट। इससे क्या है कि हमारा जो शरीर का जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जिसे हम मल की फॉर्म देते हैं तो उससे हम बाहर निकालते। प्रजनेंद्रिय, प्रोक्रिएट, तो इससे हमारी जो प्रजनन की जो क्षमता है या हम जो प्रजनन कार्य है वो करते हैं। तो इस तरह से हर एक कर्मेंद्रिय का अपना अपना कार्य। तन्मात्राएं सब शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, साउंड, फॉर्म, कलर, फ्लेवर एंड टच। उसके साथ पंच महाभूत, ईथर, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। आकाश, तेज या तेज को अग्नि कह सकते हैं, जल, पृथ्वी और वायु। तो इन सभी में जो हमारे पंच महाभूत हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि पंच महाभूतों से हमारी पूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। अगर पंच महाभूत नहीं होंगे तो हमारी सृष्टि में कोई भी जो स्थिरता है वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर क्या करते हैं? पूरे इन तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें पुरुष और प्रकृति के रिलेशनशिप की, संबंध की, पुरुष और प्रकृति का संबंध प्रमुख है। प्रकृति सक्रिय लेकिन अचेतन है। पुरुष निष्क्रिय रहते हुए भी चेतन है। प्रकृति पुरुष के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए काम करती है। वह पुरुष के भोग के लिए जगत के रूप में परिणित होती है तथा पुरुष के अपवर्ग के लिए प्रतिसर्ग करती है। प्रकृति सत्व, रज और तम की साम्य अवस्था है। वे जगत की उपादान कारण है। पुरुष की सनिधि से प्रकृति की साम्य अवस्था जो होती है वो टूट जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चुंबक को जब लोहे के संपर्क में लाया जाता है तो लोहा अपने आप कार्य करना शुरू कर देता है। उसी तरह से पुरुष को जब प्रकृति के समीप लाया जाता है तो प्रकृति कार्य करने लगती। इन दोनों का संबंध एक अंधे और लंगड़े व्यक्ति की तरह है। एक अंधा व्यक्ति एक लंगड़े व्यक्ति की सहायता से चलता है, तो इसी तरह से यहाँ पे प्रकृति की तुलना एक अंधे व्यक्ति से और जो पुरुष है उसकी तुलना एक लंगड़े व्यक्ति से की गई है। प्रकृति और पुरुष के सहयोग से अपने परिणाम पैदा होते हैं।
प्रकृति का परिणाम सब प्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं। वह पुरुष के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए होता है, लेकिन प्रकृति को इस बात का ज्ञान कदापि नहीं होता। प्रकृति अचेतन रहते हुए पुरुष के अर्थ की सिद्धि करती है। तो इस तरह से दोनों ही आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है और प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। यहाँ पे प्रकृति को भोग्य और पुरुष को भोक्ता कहा गया है। प्रकृति जितने भी तत्वों का निर्माण करती है, पुरुष उसका भोग करता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पुरुष और प्रकृति का संबंध सांख्य फिलॉसफी में किस तरह से वर्णित किया गया है, इसके बारे में जाना।